हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों बात करते हैं 12.9 के बारे में। 12.9 राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो एल्डिहाइड ग्रुप्स दिए हुए हैं, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है दोस्तों प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, 3 कार्बन कंटेनिंग aldehyde and 4 carbon containing aldehyde. In each case, indicate which aldehyde act as a nucleophile and which as electrophile. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12.9 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का हमें रिएक्शन करना है और 4 प्रोडक्ट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ 2 सेम एल्डिहाइड। प्रोपेनॉल यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे CH3CH2CHO 2 टाइम्स, ठीक है। और इसका हम बेटा रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अब दोस्तों यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है ऑलवेज इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल होता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो दोस्तों होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म वाइज अगर इसको समझना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है तो मैं ये जो ग्रुप है ना CHO, इसको मैं इस तरह लिखूँगा, इसको मैं इस तरह लिखूँगा C डबल बॉन्ड O और H। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे CHO ग्रुप है, उसका नेबरिंग कार्बन अल्फ़ा है। अगर अल्फ़ा से हम एक H यहाँ से निकाल देंगे, अल्फ़ा कार्बन से एक H प्लस निकाल देंगे तो आप समझ सकते हो अगर एक H प्लस निकल गया तो ये हो जाएगा CH माइनस, जिसके पास यहाँ पे CH3 है और CHO है ना। अगर अगेन अल्फ़ा से अगर मैं एक H प्लस निकाल दूँ तो यहाँ पे CH माइनस रहेगा, जिसके पास एक CHO ग्रुप है और एक CH3 है ना, एक ग्रुप हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन, ठीक है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल साइट है CH माइनस, ये कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH2 CH। जैसे ही अटैक करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे दोस्तों O जो है वो माइनस हो गया, जहाँ पे H प्लस अरेंज हो जाएगा और ये CH CHO और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये दोस्तों हो गया हमारा प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी एल्डोल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल, उस पर अटैक होगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है उस पर, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। उसमें से हमें क्या करना है, तो अल्फ़ा कार्बन का एक H निकाल देना है और उसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, जिसको अब हम नेम करेंगे। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 3rd कार्बन पे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ब्रांच है हाइड्रोक्सी का, तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है दोस्तों तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और यहाँ पे 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल। तो दोस्तों ये नाम हो गया यहाँ पे प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल का। चलिए दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बात करते हैं ब्यूटेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल का रिएक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे ब्यूटेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं ब्यूटेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल के बारे में। सो CH3 CH2 CH2 CHO, ये रहा ब्यूटेनॉल। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो जैसे हमने अभी डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बिहेव करेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड मॉलिक्यूल है यहाँ अल्फ़ा कार्बन से एक H हम हटा देंगे तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक साइट हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों यहाँ पे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ से एक H हमें ऑक्सीजन के पास लिखना है तो OH हो जाएगा। H यहाँ से अगर हम निकाल देंगे तो CH बाकी रहा यहाँ पे।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे CHO ग्रुप है और ये जो इथाइल ग्रुप है हम ब्रांच में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसको नंबर करते हैं। नंबर करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 इथाइल, सेकेंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे है OH, मतलब लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और ये हो गया हेक्सेनॉल। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करते हैं प्रोपेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल के प्रोडक्ट के बारे में। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो थर्ड प्रोडक्ट है उसके बारे में, जिसके अंदर हम पहले लिखेंगे दोस्तों प्रोपेनॉल, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो होगा एल्डिहाइड, वो दोस्तों हम लिखेंगे ब्यूटेनॉल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपेनॉल, और दूसरा जो है वो हमें लिखना है दोस्तों ब्यूटेनॉल। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में अब हम रिएक्शन करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल मैंने जैसे आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2CH, ये एक H यहाँ पे आ जाएगा, OH हो गया, CH यहाँ पे अटैच हो गया, ये हो गया इथाइल ग्रुप दोस्तों, और इथाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे होगा CHO। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। प्रोपेनॉल इलेक्ट्रोफाइल है, ब्यूटेनॉल न्यूक्लियोफाइल है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। अब अगर हमें इसका नेमिंग करना है तो इसका नेमिंग हो जाएगा 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन, यहाँ पे टोटल यहाँ पे पेरेंट चेन के अंदर 5 कार्बन होने की वजह से हम लिखेंगे इसका नाम पेंटेनॉल। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे? जी हाँ दोस्तों, हम लिखेंगे पेंटेनॉल। तो ये दोस्तों बात हो गई, ये बात हो गई, ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात करेंगे ब्यूटेनॉल पहले लेंगे। फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो अब हम लिखने जा रहे हैं दोस्तों। तो फोर्थ प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CHO, जो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। हमने अभी देखा फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, और सेकेंड मॉलिक्यूल जो यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रोपेनॉल, वो यहाँ पे बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। चलिए, इन दोनों का रिएक्शन अगर करेंगे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, क्या होगा यहाँ पे, ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसीलिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2CH, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो एल्डिहाइड है, इसका ये जो अल्फा कार्बन है, वहाँ से एक H, ये O के पास कनेक्ट हो गया तो OH हो जाएगा, और वहाँ से एक CH, ठीक है, उसके साथ एक CH3 और CHO ग्रुप बाकी रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ पे हम दोस्तों देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो हैं, जो पेरेंट चेन के अंदर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन हैं। तो हम लिखेंगे हेक्सेनॉल, तो हमें लिखना है 3 हाइड्रोक्सी, फाइन, 2 मिथाइल, सेकेंड पे मिथाइल है, और 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेक्सेनॉल। चलिए दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम बात करते हैं 12.10 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम बात करेंगे 12.10 के बारे में। चलिए, तो मैं ये क्लियर कर दिया है मैंने कंटेंट, और 12.10 अब देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिया हुआ है बेटा C9H10O, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसके नंबर में बहुत ही कम डिफरेंस है, देख सकते हो आप, एक ही यहाँ पे ओके हाइड्रोजन ज़्यादा है कार्बन से। इट फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, इसमें से 2,4-DNP डेरिवेटिव बनेगा। पहला एविडेंस है, इट गिव्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल जो है उसके साथ रिएक्ट करके उसका जो डेरिवेटिव है ये फॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब 2,4-DNP टेस्ट वही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पॉजिटिव देता है जिसके अंदर एल्डिहाइड होता है। तो ये क्या प्रूव कर रहा है? इट प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ
CHO ग्रुप। ये बात कंफर्म हो गई कि अंदर एल्डिहाइड है। चलिए सबसे पहले दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इट रिड्यूसेस, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट जो है बेटा, यहाँ पे जो भी ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, इसका मतलब वो क्या प्रूव करता है, प्रेजेंस ऑफ, इट प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ RCHO एल्डिहाइड, एलिफेटिक और एरोमेटिक, कोई भी हो सकता है क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट दोनों देते हैं, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। और तीसरा है इट गिव्स कैनिज़ारो, इट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन से ये प्रूव होता है ऐसा ही एल्डिहाइड यहाँ पे होना चाहिए जिसमें ओके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। ओके तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कैनिज़ारो का मतलब प्रेजेंस ऑफ CHO विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में ना हो, ठीक है, ऐसा एल्डिहाइड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड है, एक बात यहाँ से निकल के आ रही है तीनों एविडेंस से, कैनिज़ारो से ये भी समझ आ रहा है कि ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन पे H ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अब देखते हैं, अब आगे बात करते हैं। नाउ ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। भाई ऐसा ये C9H10O ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका ऑक्सीडेशन करने पे हमें यहाँ पे बेंजीन के अंदर फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे COOH ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेंजीन तो स्ट्रक्चर के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, अब बेंजीन होना चाहिए। दूसरा हमने 3 एविडेंस से ये पता लगा कि भाई यहाँ पे एल्डिहाइड होना चाहिए, और कैनिज़ारो से ये कंफर्म भी हो रहा है कि बेंजाल्डिहाइड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन पे H प्रेजेंट नहीं है। चलिए, तो C9H10O जो है, C9H10O, इसके अंदर हमने इतना तो दोस्तों कंफर्म कर लिया है कि यहाँ पे C9H10O के अंदर बेंजाल्डिहाइड तो है ही, बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है ना, इतना हमने प्रूव कर लिया है। तो बेंजाल्डिहाइड का मतलब हो गया C6H5, ठीक है, CHO। अगर इसको मैं ओवरऑल लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C7H6O। अब C9H10O में से C7H6O अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, हमारे पास बाकी रहेगा C2H4। C2H4 मतलब 2 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बेंजीन में सेकेंड पोजीशन पे 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप होगा CH2CH3। ओके दोस्तों, तो ये हमने स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर लिया है, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमने फाइंड किया है, ये हर एक कंडीशन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉलो करता है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और फिर यहाँ पे मैं सब रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं, हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, हमने स्ट्रक्चर ये फाइंड किया है दोस्तों, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए CHO ग्रुप और यहाँ पे होना चाहिए एथाइल, है ना। तो ये हो गया C9H10O। अब देखते हैं यहाँ पे 2,4-DNP अगर हमने इसके अंदर ऐड किया, 2,4-DNP हमें पता है बेंजीन, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, NH2, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, ये हो गया 2,4-DNP। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो अगर ऑक्सीजन और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल देंगे दोस्तों तो क्या बाकी रहेगा, देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N NH बेंजीन, यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो लग जाएंगे, और यहाँ पे CH2CH3 ग्रुप तो है ही। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है।
तो ये जो बात हो गई, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर 2,4-DNP डेरिवेटिव हो गया। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 2,4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया, लिख देते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन डेरिवेटिव हो गया। अब आगे बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की जो बात हम कर रहे थे, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट की जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो लिख देते हैं कि यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने पे क्या होगा। तो टॉलेंस रिएजेंट वी नो दैट इट इज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज AgNH3 ट्वाइस प्लस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन होके बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। इथाइल ग्रुप को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे जो सिल्वर है, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर मिरर यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई। कैनिज़ारो रिएक्शन भी ये देगा, और अगर हम इसका विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे, इफ विल कैरी आउट ऑक्सीडेशन, then CHO, we know that CHO on oxidation gives COOH, as well as ethyl group also gives COOH, that is benzene 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों ये बात हो गई। ये जो स्ट्रक्चर है C9H10O, ये फाइंड कर लिया है हमने, बेंजाल्डिहाइड होगा और सेकेंड पे इथाइल ग्रुप होगा, तो 2 इथाइल बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ये स्ट्रक्चर है हमारा। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 12.11 के बारे में। चलिए दोस्तों, हो गया है आपका स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करते हैं 12.11 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज 12.11। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे ए यहाँ पे हमें दिया हुआ है C8H16O2, ठीक है। ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। उसका हम हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे, हाइड्रोलाइज्ड बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। ये कंपाउंड हम इसको नेम कर देते हैं ए। इसका हाइड्रोलिसिस किया हमने, लिख देते हैं यहाँ पे वी आर कैरिंग आउट हाइड्रोलाइसिस टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है जो बी है, प्लस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दोस्तों एल्कोहल, जो लिखा है यहाँ पे एल्कोहल, जो है सी दोस्तों। तो एसिड और एल्कोहल किससे फॉर्म होता है, किसका हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड, ठीक है, एसिड फॉर्म होता है और एल्कोहल फॉर्म होता है। बड़ा सिंपल है, ईस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वी नो दैट ईस्टर ग्रुप ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स एसिड प्लस एल्कोहल। तो इसका मतलब ये हो गया कि C8H16O2 जो है वो होना चाहिए हमारा ईस्टर, ठीक है, जिससे हम बनाएंगे एसिड प्लस एल्कोहल। चलिए आगे क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ C विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस B। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग क्रोमिक एसिड दैट इज H2CrO4, तो B बन जाएगा, है ना। और C का अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो ब्यूट 1इन बनेगा। अब दोस्तों C का हमें क्या करना है, कम ऑन, क्या लिखा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो क्या बनेगा ब्यूट 1इन। ब्यूट 1इन का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। ब्यूट 1इन ये रहा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया दोस्तों ब्यूट 1इन, ठीक है दोस्तों। तो अगर एल्कोहल के अंदर 4 कार्बन होंगे तभी तो डिहाइड्रेशन से ब्यूट 1इन बनेगा, और अगर C जो है एल्कोहल उसके अंदर 4 कार्बन है तो एसिड के अंदर भी तो 4 कार्बन होने चाहिए, तभी तो यहाँ पे 8 कार्बन कंटेनिंग एस्टर होगा, है ना। तो यहाँ पे इतने सारे एविडेंस के अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर दिया है कि यहाँ पे जो एस्टर है उसके अंदर 8 कार्बन है, बट जो एसिड बनेगा उसके अंदर 4 कार्बन होंगे और जो एल्कोहल बनेगा उसके अंदर भी 4 कार्बन होंगे। तो चलिए दोस्तों अब पूरे स्ट्रक्चर्स लिख देते हैं। आप सबसे पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद
मैं यहाँ पे सब स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। 12.11 के यहाँ पे लॉजिक्स हमने देख लिए हैं। अब हम रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर 8 कार्बन कंटेनिंग ईस्टर जो है इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं और जितने भी रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे करके देखते हैं, ओके, ताकि यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि ये ईस्टर का स्ट्रक्चर यही है। चलिए, ये हो गया दोस्तों ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहाँ लिख देता हूँ ब्यूटाइल और यहाँ पे 4 कार्बन कंटेनिंग ईस्टर दैट इज ब्यूटेनॉइट, ब्यूटेनॉइट, ओके, ये ब्यूटेनॉइट हो गया। चलिए, क्या करना है, सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस मतलब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड फॉर्म होगा। एसिड ये रहा CH3 CH2 CH2 COOH, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे B, और जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये बन गया C, ब्यूटेनॉल। लिख देता हूँ यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल है ये, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब दोस्तों यहाँ पे आगे लिखा है कि अगर C का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे दोस्तों, ओके, तो बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो C ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स B, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड, एंड ऑन डिहाइड्रेशन इट गिव्स ब्यूट1N। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा मेंशन कर देते हैं जो 2 रिएक्शन एक्स्ट्रा भी बाकी हैं वो। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर इसका हम करते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग H2CrO4 दैट इज क्रोमिक एसिड, सो विल गेट CH3 CH2 CH2 COOH। ये C है जिसका ऑक्सीडेशन करने पे बनेगा B। चलिए दोस्तों, और आगे लिखा है इसका डिहाइड्रेशन करने पे बन जाएगा ब्यूट1N। ये रहा दोस्तों स्ट्रक्चर ब्यूट1N का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ईस्टर का ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया है। हमने सब रिएक्शंस भी लिख दिए हैं, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर हम बात करते हैं 12.12 के बारे में। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं 12.12 के बारे में। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। चलिए, अब ये यहाँ पे 3 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिनके उनके प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। तो HCN मतलब हमें अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। एसिटाल्डिहाइड ये रहा 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, एसीटोन 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन, देन डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, ये रहा डाई टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये रहा दोस्तों, 2 बार टर्शरी ब्यूटाइल लिखना है, ओके, और कीटोन स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड बीच में बना दिया। और है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, ये रहा मिथाइल, ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल, और ये रहा दोस्तों कीटोन का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O। अब दोस्तों इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है हमें पता है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे टोटल 9 है, और नंबर ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर के अंदर 6 हैं टोटल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन जिसके अंदर सबसे कम है उसका रिएक्टिविटी दोस्तों सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा ऑर्डर जो है। सबसे ज़्यादा एसिटाल्डिहाइड होगा, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड स्ट्रक्चर जो फर्स्ट है उसके अंदर 2 ही कार्बन है। उसके बाद 3 कार्बन है दोस्तों एसीटोन के अंदर। उसके बाद दोस्तों होगा टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन का स्ट्रक्चर, और लास्ट में होगा डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे हमने लिख दिया है NAR का रिएक्टिविटी।
अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना है। सबसे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे 12.12 का सेकंड जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3 CH2 CHBr COOH। अल्फा कार्बन पे Br अटैच है और Br का अफेक्ट हमें पता है -I है। -I की वजह से यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो यहाँ पे Br लगा हुआ है वो है दोस्तों यहाँ पे बीटा कार्बन पे। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो इसका भी -I है, बट जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है ऐसे आई इफेक्ट दोस्तों डिक्रीज होता है। इसीलिए यहाँ पे अल्फ़ा पे आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसीलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ दोस्तों ज़्यादा होगा। बीटा पे Br यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया तो आई इफेक्ट कम हो जाएगा। और आई इफेक्ट दोस्तों अगर कम हो गया, अगर आई इफेक्ट कम हो जाएगा तो फिर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूँ वो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है और ये प्राइमरी है। और हमें पता है सेकेंडरी अल्काइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, और प्लस आई जितना ज़्यादा होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दोस्तों प्लस आई की वजह से क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्राइमरी है CH3 CH2 CH2 COOH, इसमें प्लस आई थोड़ा कम है, इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ दोस्तों ज़्यादा है। और फिर जो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है उसका प्लस आई ज़्यादा हो, इसका प्लस आई ज़्यादा है, एंड प्लस आई की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। हमने दोस्तों आगे पढ़ा था एसिडिटी इज़ प्रपोजनल टू -I एंड इन्वर्सली प्रपोजनल टू प्लस आई। तो ये जो ग्रुप है इसका भी प्लस आई है और इसका भी प्लस आई है ना। इसकी वजह से ये ऑर्डर हो गया है। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो है, अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ। आपने इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया होगा। अब लास्ट स्ट्रक्चर जो है, थर्ड स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेंजोइक एसिड लेते हैं। सबसे पहले बेंजोइक एसिड यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, फिर यहाँ पे लिखा है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 पे नाइट्रो ग्रुप है। उसके बाद क्या है देखते हैं दोस्तों, उसके बाद है 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये यहाँ पे COOH लिख दिया मैंने। क्या लिखा है, 3 नाइट्रो एंड 4 नाइट्रो, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। और लास्ट है दोस्तों 4 मिथॉक्सी, 4 पे OCH3 बेंजोइक एसिड। चलिए दोस्तों, अब अभी जैसे हमने लिखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिटी जो है, इट इज़ प्रपोजनल टू -I -M, इनवर्सली प्रपोजनल टू +I एंड +M। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे NO2 का अफेक्ट है दोस्तों, कौन सा अफेक्ट है NO2? NO2 का अफेक्ट है -I और दूसरा है -M। ठीक है दोस्तों, NO2 यहाँ पे -I -M इसका ज़्यादा है और इसका +M बहुत ज़्यादा है ना। तो आंसर आपके सामने है दोस्तों, जितना -I ज़्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड को मैं शॉर्ट फॉर्म में BA लिख रहा हूँ। उसके बाद बेंजोइक एसिड होगा क्योंकि उसके अंदर कोई ग्रुप नहीं है, देखो आप, और जिसमें +M है, +M की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो मैं लिख देता हूँ 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये दोस्तों हमने सॉल्व कर लिए हैं 4 क्वेश्चन।